गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया था, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन हम पढ़ चुके हैं और पुष्पी पादपों में यानी कि जिन पौधों में पुष्प लगते हैं उन पौधों में किस तरह से लैंगिक जनन होता है ये हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पुष्प में दो भाग ऐसे होते हैं जो लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी होते हैं, नर जननांग और दूसरा मादा जननांग। किसी भी पुष्प में नर जननांग को हम पुमंग कहते हैं और इंग्लिश में जिसको हम स्टेमन कहते हैं, ठीक है। और मादा जननांग को हम कार्पल या पिस्टल कहते हैं, हिंदी में जिसको हम जायांग कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किस तरह से पुमंग को हम दो पार्ट्स होते हैं पुमंग में, है ना, या पुमंग क्या है, पुंकेसर का ग्रुप है ना, एक समूह है जो कई सारे पुंकेसरों के समूह को हम पुमंग कहते हैं, ठीक है। अब उस पुंकेसर में क्या क्या पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर जो एक कोश टाइप का पार्ट होता है उसको हम उसका एंथर कहते हैं या पराग कोश कहते हैं, और जो एक डंठल जैसी संरचना निकली होती है उसको हम तंतु या फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको कल के लेक्चर में बता चुकी हूँ। अब उसमें एक बार फिर से उसको हम लोग दोहरा लेते हैं। इसमें किस तरह से फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि लघु बीजाणु जनन, ये प्रक्रिया क्या होती है, जब लघु बीजाणु का मतलब क्या हुआ, परागकण, ठीक है। परागकण के निर्माण को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर से परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और ये किसके द्वारा होती है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। ये एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पर आप लोग देखिए बच्चों कि परागकण का निर्माण किसके द्वारा होता है, पुंकेसर में क्या चीज़ होती है, लघु बीजाणु जनन, और जिसके फलस्वरूप हमको प्राप्त होता है परागकण। अब इसी परागकण के अंदर जब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि किस तरह से एक परागकण के द्वारा दो नर युग्मक हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने डायग्राम के द्वारा दिखाया हुआ है कि किस तरह से ये परागकण की संरचना होती है, ठीक है। अब ये डायग्राम भी आपको मैंने कल बता दिया था कि किस तरह से दो पालियों में परागकोश विभक्त होता है, और जब हम उसकी अनुप्रस्थ काट के देखते हैं तो वहाँ पर हमको हर पाली में दो यानी कुल मिलाकर हमें 4 वहाँ पर पॉलन मदर सेल, ये चीज़, या इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पॉलन का मतलब हो गया पराग, मदर का मतलब मात्र, और सेल का मतलब कोशिका, या इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। एक पॉलन मदर सेल जिसके द्वारा 4 परागकणों का निर्माण होता है, ठीक है। एक पॉलन मदर सेल यानी एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 संतति कोशिकाएं जो हमें प्राप्त होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, परागकण या पॉलन ग्रेन्स। अब इसी को एक बार मैं फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप हमें 4 परागकण प्राप्त होते हैं, जो कि किस फॉर्म में होते हैं, ये यहाँ पर आप लोग देखिए इसको, ये जो डायग्राम लिखा हुआ मैंने यहाँ बनाया हुआ है चतुष्टक, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, टीट्रैड। इसमें यहाँ पे आपको सामने से 3 कोशिकाएं दिख रही हैं और इसके पीछे भी एक कोशिका है, ठीक है। सपोज़ करिए इसको 3D में इमेजिन करिए, तो कोई अगर एक बॉल सपोज़ करो, तो बॉल में अगर हमको सामने से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड दिख रहा है तो उसके जस्ट पीछे वाले पार्ट पीछे भी एक इसी तरह की एक कोशिका होगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने कोशिका हो गई, 4।
अब यही हर एक कोशिका अलग अलग परागकण के रूप में बाद में अलग हो जाती है। तो यानी कि हमें एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकणों की प्राप्ति होती है। किसके फलस्वरूप होती है? अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग आते हैं। यही परागकण परागकण के आगे मैंने 3 लाइन की हुई है, इसका मतलब हुआ ये इक्विवेलेंट किसके होता है? नर युग्मकोद्भिद के। यही एक परागकण जो है वो नर युग्मकोद्भिद बनाएगा, यानी कि अब इसी से जो है ये जाकर यही परागकण हमारा मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा, इसी को वो इंडिकेट करेगा कि यही हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अंदर आते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे ये इसको देखिए, ये जो है ये एक परागकण है। ठीक है, इस परागकण के अंदर क्या होता है? अब यहाँ पर दूसरा विभाजन है, समसूत्री विभाजन, यानी इक्वल विभाजन हो। इक्वल का मतलब हुआ जिसमें इससे हमें 2 कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, है ना। तो यहाँ आपको दिख रहा है वो इक्वल नहीं है, यहाँ पर अनइक्वल है, लेकिन सम इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर एक कोशिका से 2 कोशिका प्राप्त होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं यहाँ पर समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हमें 2 कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। ये भी मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि कायिक कोशिका को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल, और जनन कोशिका को कहते हैं जनरेटिव सेल। ठीक है, कायिक कोशिका का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है और इसका जो केंद्रक होता है वो थोड़ा सा अनियमित प्रकार का होता है, और चूँकि ये साइज़ में बड़ा है इसलिए इसके अंदर बहुत सारा भोजन संचित होता है, जो कि आगे बनने वाले नर युग्मकों के लिए पोषण का कार्य करता है। अब ये जो हमारी छोटी सी नीचे कोशिका दिख रही है, जनन कोशिका, जहाँ मैंने लिखा हुआ है, यही जनन कोशिका जो है विभाजित होकर 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है बच्चों कि ये जो परागकण है, यही पूरा परागकण इसी तरह से कहाँ पर जाएगा? परागण की क्रिया द्वारा स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर जाएगा। ठीक है, अब यहीं वर्तिकाग्र पर जाने के बाद क्या होगा? उसमें अंकुरण होगा, और अंकुरण के फलस्वरूप दोनों नर युग्मक जो हैं वो कहाँ पर जाएंगे? उसी नलिका से नीचे होते हुए अंडाशय तक पहुँचेंगे। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? बाद में इसको हम पढ़ेंगे, निषेचन के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इसको इतना ही समझिए कि इस तरह से हमारे जनन कोशिका द्वारा 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, और ये किस विभाजन द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन द्वारा। ये सब मैंने आपको कल बता दिया था कि किस तरह से बाह्य चोल और अंतःचोल पाया जाता है ना। इसको दोबारा अब मैं नहीं बताऊंगी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक टर्म यहाँ मैंने लिखा हुआ है, पॉलन वायबिलिटी, यानी हिंदी में इसको हम कहते हैं पराग जीवन क्षमता। ठीक है, यानी कि कोई भी परागकण जो है वो कितने समय तक जीवित रह सकता है, वही उसकी जीवन क्षमता कहलाती है। ठीक है, अधिकतर पौधों में ये देखा गया है कि परागकणों की जीवन अवधि केवल 30 मिनट की होती है, आधे घंटे की। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जैसे धान है ना, और गुलाब है, इन सब के पौधों की जो पौधों के परागकणों की जीवन क्षमता होती है वो कुछ महीनों तक होती है। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है, ये भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः ये 30 मिनट का ही होता है। दूसरा है ताप और नमी। किसी भी परागकण की जीवन क्षमता पर ताप का और नमी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उसके प्रभाव के फलस्वरूप भी जो है जीवन क्षमता घट या बढ़ सकती है। और तीसरा है तरल नाइट्रोजन में परिरक्षित करके हम परागकण के बैंक भी बना सकते हैं। क्योंकि जैसे आप लोगों ने बच्चों सुना भी होगा कि
जैसे कुछ लोग पुरुषों में क्या होता है कि अपने स्पर्म्स जो हैं, जो उनके शुक्राणु हैं, उसको वो प्रिजर्व करवा देते हैं, है ना। और तो उसी तरह से जैसे ह्यूमंस में होता है, मानव में होता है, उसी तरह से पौधों में भी, कुछ पौधों में जिनके परागकण बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सशक्त होते हैं, तो उनको जो है वो बैंक्स में, परागकण बैंक के नाम से उनको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर प्रिजर्व कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है, और भविष्य में वो काम आते हैं निषेचन के लिए। ठीक है बच्चों, इसको मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है। इनकी जीवन क्षमता 30 मिनट ही होती है, लेकिन रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, इनकी कभी कभी जो है जीवन क्षमता महीनों तक भी हो सकती है। अब इसी तरह से जो मैंने अभी बताया आपको, कृत्रिम गर्भाधान के लिए मनुष्य या जानवरों के शुक्राणुओं को भंडारित कर दिया जाता है, प्रिजर्व कर लिया जाता है, उसी तरह से बहुत सी प्रजाति के परागकणों को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर कई वर्षों के लिए हम सुरक्षित कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, परागकण बैंक या भंडार। ठीक है, जो कि आगे चलकर फसल की प्रजनन कार्यक्रमों में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे एक चीज़ और है, वो आपको मैं बता देती हूँ। कुछ पौधों में क्या होता है कि उनके परागकण जो होते हैं वो एलर्जी कारक होते हैं, है ना। जैसे एलर्जी का मतलब क्या हो गया कि कभी जैसे वो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो खुजली होती है, या फिर लालिमा हो जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं, तो वो सब एलर्जी के लक्षण होते हैं। और बहुत से पौधों के परागकण इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल आपको दिया गया हुआ है, ये पार्थेनियम। पार्थेनियम क्या है? पार्थेनियम एक प्रकार का पौधा है जिसको हम हिंदी में गाजर घास कहते हैं, है ना। ये जो है कैसे आता है, ये विदेशी है, ये हमारे देश में नहीं पाया जाता था, लेकिन चूंकि जब बाहर से गेहूं का आयात किया जाता है हमारे देश में, जो गेहूं बाहर से आता है, आयातित गेहूं जिसे हम कहते हैं, उसके साथ ये आता है, क्योंकि गेहूं जो होता है उसके दानों के साथ ये अपने आप ही, क्योंकि उसके साथ ही कई बार ये उगता है, तो ये नेचुरली उसके साथ अपने आप उसमें पाया जाता है। तो ये जब ये हमारे लिए किस तरह का एलर्जी कारक होता है, श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न कर सकता है, जैसे दमा आदि में भी ये बहुत उसको बढ़ा देता है। तो ये बच्चों आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, पार्थेनियम। ठीक है, ये जो है परागकण ऐसा है इसका, जो कि ये पार्थेनियम पौधे का नाम है। ठीक है, इसके परागकण जो होते हैं वो एलर्जी कारक होते हैं। और ये तो एक इसके कहानी हो गया, है ना। और दूसरा, इसके कुछ अच्छे पक्ष भी हम देखते हैं, लाभदायक पक्ष भी देखते हैं। परागकण पोषण से भी भरपूर होते हैं। बहुत सी कंट्रीज़ में क्या होता है, पश्चिमी देशों में इसको न्यूट्रिशन के तौर पे लिया जाता है, पोषक तत्व के रूप में लिया जाता है, और इसकी टैबलेट्स आती हैं। ठीक है, टैबलेट्स भी आती हैं और सिरप भी आते हैं। तो ये माना जाता है कि इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, वो जो खिलाड़ी होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, जो दौड़ते हैं, या जो घोड़े होते हैं, उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। ठीक है बच्चों।